नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले 4 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रचार में लोगों को लालू प्रसाद यादव की ललकार नहीं सुनाई दे रही। रामविलास पासवान तो इस दुनिया से चले गए हैं। 80 के दशक के बाद बिहार का ये पहला चुनाव है जिसमें लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेता नहीं हैं। कोरोना की वजह से चुनाव प्रचार में पहले जैसी चमक दमक भी नहीं दिख रही है। जातीय गोलबंदी से ज्यादा बेरोजगारी की बात हो रही है। इस चुनाव में लालू यादव के बेटे तेजस्वी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग का बड़ा इम्तिहान है। तेजस्वी के सामने जहां आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन की रोशनी तेज करने की चुनौती है, वहीं चुनावी समर में अकेले उतरे चिराग को एलजेपी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताकर अपनी काबिलियत साबित करनी है। इतिहास गवाह है। बिहार स्पेशल के पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे 80 के दशक में एक तरफ बिहार की सत्ता के लिए खींचतान चल रही थी तो दूसरी तरफ भागलपुर दंगा राजनीति की एक नई राह बना रहा था। इस दंगे के बाद कांग्रेस बिहार की सत्ता से आउट हो जाती है और सबको पछाड़ते हुए लालू बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। आज बात लालू के सियासी मायालोक की। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब तेजस्वी यादव की उम्र महज 4 महीने और तेज प्रताप की 2 साल 1 महीना थी। आज की तारीख में तेजस्वी अपने बड़े भाई तेज प्रताप के साथ मिलकर जेडीयू बीजेपी गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं और आरजेडी को सत्ता तक ले जाने की पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मार्च 1990 की, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए थे। उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। सूबे के लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी। किसान कर्ज माफी की आस लगाए हुए थे। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान आरक्षण की नाव पर सवार होकर अपने लिए सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे। कहीं सड़क की मांग, कहीं स्कूल की मांग, कहीं बिजली की मांग। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उम्मीदों के उड़न खटोले पर सवार थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने यानी सत्ता में आने के 12वें दिन ही लालू प्रसाद को विधानसभा में बजट पेश करना पड़ा। सूबे के खजाने की स्थिति को देखते हुए उनके समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं। खजाने की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बजट का साइज जहां तक मुझे याद है 20,000 करोड़ का था और उस बजट में उनकी जो घोषणाएं थी, उन घोषणाओं में जो जनता के हित की एक घोषणा थी वो सिर्फ इतनी थी कि वो यहाँ पर गरीब लोगों के लिए स्कूल खोलेंगे। बिहार के का अपना रेवेन्यू जो था वो बहुत कम था और उस रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा बिहार का खर्च हो रहा था नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, सैलरी में, पेंशन में। वो उस समय आका गया था कि लगभग 74% जो लोकल रेवेन्यू है उसका खर्च केवल सरकार को व्यवस्थित करने में खर्च हो रहा था। ऐसे में लालू प्रसाद ने अपने पहले बजट भाषण में कुल योजना का 60% ग्रामीण इलाकों में खर्च करने और किसानों के 10,000 रुपए तक के कर्ज माफ करने का ऐलान किया। उनका जोर सामाजिक न्याय पर था, आर्थिक विकास पर उनका जोर नहीं था और वह खुलकर कहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास उनका एजेंडा नहीं है। इसलिए कोई विशेष योजना का शुभारंभ उन्होंने उस वक्त नहीं किया था। लालू संपत्ति, सम्मान और सुविधा पर सबका समान अधिकार की बात करने लगे। वो तूफानी रफ्तार से नई नई घोषणाएं करने लगे। यहाँ तक कि बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 30 रुपए से बढ़ाकर सीधे 100 रुपए कर दी गई।
लालू प्रसाद ने ज़्यादा अपने सोशल एजेंडे को फोकस किया था कि किस तरह से रेवेन्यू उन्होंने लोगों का माफ़ किया जाए। जो ताड़ी से एक रेवेन्यू उस समय आने की बात चल रही थी, उसको उन्होंने वेव किया था। तो इस तरह की कई एक चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने केवल पॉपुलिस्ट मोड में आकर के माफ़ किया था, जो स्टेट की इकोनॉमी को और भी खस्ता कर दिया। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे ट्री टैक्स को खत्म कर दिया गया, मतलब ताड़ के पेड़ पर लगने वाला टैक्स खत्म। इसी तरह लालू सरकार ने मछुआरों को मछली मारने पर किसी भी तरह की टैक्स से छूट दे दी। लालू जी लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे थे, लेकिन उनकी घोषणाओं का फायदा जनता तक कितना पहुंच रहा था, इसे लेकर कई स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। लालू एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि सिर्फ गंभीर राजनीति के दम पर सूबे की सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में राजनीतिक अखाड़े के सुरमाओं के बीच अपना कद बढ़ाने के लिए लालू ने ऐसा तरीका निकाला जिसकी काट किसी के पास नहीं थी। लालू प्रसाद ने समाज के आखिरी आदमी की बोली और खान पान की नुमाइश शुरू कर दी। कभी गौशाला में लालू अपनी गाय को सहलाते, कभी खेतों में पहुंच जाते। सरसों का कच्चा साग चबाना सबके बस की बात नहीं है, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन कैमरे के सामने लालू को कड़वा साग चबाने में भी कोई परेशानी नहीं। वो अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे ही खान पान से उनका पिछड़े और गरीब लोगों से मजबूत रिश्ता जुड़ेगा। जब वो राजनीति में आए उस वक्त तो उन्होंने गवई अंदाज में बात करना शुरू किया। कुछ तो स्वाभाविक था क्योंकि गांव से आते थे और एक ऐसे परिवार से आते थे जो एलिट क्लास नहीं था। शायद ये अंदाज इसलिए भी अपनाया क्योंकि उससे वो जनता से सीधे संपर्क स्थापित कर सकते थे। इसलिए मुख्यमंत्री का कभी नमक और हरी मिर्च के साथ चना चबाना भी कैमरे में कैद हो जाता था, तो कभी गाय भैंस के तबेले में, तो कभी देसी गाना बजाने का लुफ्त लेते मुख्यमंत्री। जो भी वो अजब गजब करते थे उससे भी उनका वोट बनता था। जो लोग हैं वो समझते थे कि खांटी आदमी हम लोगों का बीच का है, देखते हैं हम लोगों की तरह खाता है, बतियाता है, नाच भी देखता है। गांव में जो नौटंकी होता है, भिखारी ठाकुर का हो, बाला लखंदर का हो, बहुत सारा है ना, एकदम अपने बीच का ये आदमी भाई राजा बना है या मुख्यमंत्री बना है। तो ये लोगों को तो ये एक इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल जो अटैचमेंट होता है ये बनता था उनका। बिहार के कोने कोने में उनके दातून करने से लेकर गाय दुहने तक के अंदाज तक की चर्चा होने लगी। लालू कभी साइकिल से सचिवालय पहुंचकर अफसरों को चौंका देते, तो कभी किसी बस्ती में पहुंचकर बच्चों के बाल कटवाने लगते। सूबे के लोगों को लालू की ये अदा बहुत पसंद आ रही थी। लालू प्रसाद एक लंबे अंतराल के बाद एक ऐसे राजनेता के रूप में उभरे जो पीपुल्स कनेक्ट, ये उनका मूल उद्देश्य था, मतलब जनता से सीधे संवाद करना। तो हमको याद है कि रात को कहीं कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो रहा हो या कहीं खेत में कोई पटवन का काम कर रहा है, किसानों के बीच चला जाना, मतलब पीपुल्स कनेक्ट करने वाले एक लीडर के रूप में उनकी छवि बनी। और वो रात भर कहीं शहर में घूम रहे हैं, कहीं किसी इस तरह की गंदी बस्ती में चले गए तो वहाँ दलित के बाल बच्चों को देखा तो उसको नहलाते थे। इसी दौर में चरवाहा विद्यालय भी खुला। गरीबों की फरियाद सुनने के लिए जनता दरबार लगने लगा। सरकारी दफ्तरों में भी औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। लालू अपने खास अंदाज में दफ्तरों से गैर हाजिर या लापरवाह कर्मचारियों को फटकारते या सस्पेंड करने का निर्देश देते। इससे सरकारी कर्मचारियों में धीरे धीरे अनुशासन लौटने लगा। पायलट रिटर्निंग सर। कलेक्टर साहब को बुला लो, कहाँ है? राजनीति शास्त्र और कानून के विद्यार्थी रहे लालू प्रसाद को अच्छी तरह पता था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा।
वो ये भी जानते थे कि बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा के बाद कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में छात्र राजनीति से ही गठबंधन के प्रयोग में उस्ताद लालू समर्थन दो और मंत्री बनो के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने लगे। लालू प्रसाद की मुख्यमंत्री की कुर्सी गठबंधन के पायों पर खड़ी थी। कभी भी कोई धोखा दे सकता था। ऐसे में सरकार बचाने और टिकाए रखने के लिए उन्होंने जंबो कैबिनेट बना दी। फॉर्मूला सीधा था, समर्थन दो और बदले में मंत्री बनो। तब मंत्रियों की संख्या तय करने वाला कोई कानून नहीं था। लालू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए मंत्री पद की रेवड़ी बांटने में जरा भी संकोच नहीं किया। वो राजनीति के बड़े कुशल खिलाड़ी थे और उन्होंने बहुत कायदे से अपने विरोधियों को ध्वस्त किया, विरोधियों के एक बड़े सेक्शन को अपनी पार्टी में लाए या अपने समर्थन में उनको जुटाया और ऐन मौके पर किस तरह से पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के तहत कोई अगर आप यू टर्न ले सकते हैं तो वो भी करने में उन्होंने कतई देर नहीं की। इस दौर में एक और मंडल यानी आरक्षण के समर्थन में जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारे लग रहे थे। दूसरी ओर बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी राम रथ पर सवार थे। राम धुन में मंडल की आवाज दबने लगी। ये जो अंधभक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की, उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम का है। प्रधानमंत्री वीपी सिंह किसी कीमत पर इस चमत्कार को रोकना चाहते थे। आडवाणी की रथ यात्रा पटना होते हुए समस्तीपुर पहुंच चुकी थी। 23 अक्टूबर 1990 की रात समस्तीपुर सर्किट हाउस में आराम कर रहे आडवाणी को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही लालू मुस्लिमों के बीच हीरो बन गए। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद देश के कई हिस्से सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलने लगे। सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन पूरे देश के मिजाज से अलग बिहार में कहीं कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। हिंदुस्तान के नक्शे पर उन्हें एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचान मिली। सूबे के मुस्लिम वोटर्स भी मजबूती के साथ लालू से जुड़ गए। लालू की नजर सूबे की पिछड़ी जाति की नौजवानों पर भी थी, जो मंडल की नाव पर सवार होकर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे। लालू ने पिछड़ी जाति के वोटर्स की गोलबंदी के लिए आरक्षण विरोधियों को कड़ी बोली में जवाब देना शुरू कर दिया। भागलपुर दंगे के बाद बिहार के अल्पसंख्यकों को लालू में नई उम्मीद दिखी। सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार लालकृष्ण आडवाणी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई तो लालू को लेकर मुस्लिमों का यकीन और मजबूत हुआ। ऐसे में लालू की सियासत यादव प्लस मुस्लिम समीकरण यानी MY के सहारे आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे उनका कद बढ़ता जा रहा था, उनकी बोली बदलती जा रही थी, जो उनके राजनीतिक दोस्तों को अच्छी नहीं लग रही थी। OBC अपने आप में कई जातियों का गठबंधन था, लेकिन लालू राज में यादव तेजी से ताकतवर बनते जा रहे थे। यादवों का वर्चस्व OBC में शामिल दूसरी जातियों को खलने लगा। नीतीश कुमार ने भी लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पटना की ऐतिहासिक कुर्मी चेतना रैली में तल्खी खुलकर सामने आ गई और समता पार्टी के गठन की नींव पड़ गई। वो साल 1994 का था। नई सियासी आबो हवा में कुर्मी खुद को ठगासा महसूस कर रहे थे, जिनके नेता नीतीश कुमार थे। कुर्मियों के भड़कने की बड़ी वजह थी पंचायत चुनावों के लिए जारी लिस्ट से उनका नाम गायब होना। जातीय गोलबंदी के लिए बड़ा मौका सामने था। ठंड के मौसम में राजनीति गरमाने के लिए कुर्मी चेतना यात्रा शुरू हो गई। लालू नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा कहें या कहे कि जाति जो आज बिहार के राजनीतिक सामाजिक जीवन में जातीयता के जितनी गहरी पैठ है, तो लालू जब बने तो कुर्मी समाज बड़ा पढ़ा लिखा समाज है, तो सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए थी।
उनके पसंदीदा अधिकारियों को पद चाहिए था। कुछ इन सब बातों से मनमुटाव शुरू हुए थे और मैं मानता हूं कि इसी सब पृष्ठभूमि में दोनों के बीच मतभेद उभरे थे। 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली के लिए मंच सज गया, जिसमें नीतीश को भी बोलना था और लालू नहीं चाहते थे कि नीतीश रैली में जाएं। काफी सोच विचार के बाद नीतीश रैली में पहुंच गए। लालू प्रसाद यादव शेयर नहीं करना चाहते थे, तो बात वहीं से बिगड़ी। और दूसरी एक और भी कि नीतीश कुमार के जो पॉलिटिक्स करता है तो उसकी भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और महत्वाकांक्षा एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो ये होता है। तो ये उनके दिमाग में था, इसलिए उनके दिमाग में था कि उन्होंने जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने किसी बड़े पत्रकार को कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री मुझे एक दिन बनना है, बाय हुक एंड बाय क्रुक। बने। नीतीश एक ऐसे राजनीतिक चौराहे पर खड़े थे जहां से उन्हें अपने लिए एक अलग रास्ता चुनना था। 14 जून 1994 को जनता दल से अलग होकर जनता दल जॉर्ज बन गया। उसकी जगह अक्टूबर में समता पार्टी ने ले ली। 20 साल पुराने दोस्त राजनीतिक अखाड़े में आमने सामने थे। सत्ता में हिस्सेदारी के लिए ताकत दिखाती रैलियों का रेला लगने लगा। ये पटना की राजनीति का नया रंग था, जिसमें कुशवाहा रैली, धानुक रैली, निषाद रैली, दलित चेतना रैली, चंद्रवंशी रैली, अंबेडकर रैली, चौरसिया रैली, बिंद रैली, माली मालाकार रैली, स्वर्णकार रैली। बिहार में रैलियों की राजनीति 8 अक्टूबर 1990 की मंडल रैली से शुरू हुई। उसके बाद अगले 4 साल में 30 से अधिक रैलियों में लोग गाड़ियों में भर भर कर पटना लाए जाते और शक्ति प्रदर्शन के बाद वापस लौट जाते। सत्ताधारी लालू यादव की पार्टी ने भी रैलियों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया। रैलियों से गरीबों को राजनीति में अपने वोट की कीमत समझ में आने लगी। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपनी अजब गजब राजनीति के बूते लालू ने 5 साल निकाल दिए। 1995 में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी। चुनाव में कभी जिगरी दोस्त रहे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार आमने सामने थे। समता पार्टी ने सूबे में विकास को मुद्दा बनाया तो लालू ने गरीबों के आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय को। चुनाव आयोग ने पूरी सख्ती बरती। नतीजे आए तो बिहार के लोगों ने लालू को फिर से अपना भाग्य विधाता चुन लिया। नीतीश कुमार की पार्टी 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। उस दौर में नारा लगने लगा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। उनकी हनक पटना से दिल्ली तक साफ साफ महसूस की जा रही थी। अब वो किंग मेकर की भूमिका में थे। कर्नाटक के दिग्गज नेता एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर लालू यादव ने उत्तर भारत के कई नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसमें से एक मुलायम सिंह यादव भी थे। अपने करीबियों को केंद्र सरकार में दमदार मंत्रालय दिलवाकर लालू ने राष्ट्रीय राजनीति में अपना कद बहुत बढ़ा लिया था। इस बीच एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने लालू की राजनीतिक उड़ान पर ब्रेक लगा दिया। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन लालू के लिए सत्ता की सियासत अभी बहुत लंबी थी। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद लालू यादव सत्ता का नया सूरज बन गए। अब प्रधानमंत्री तय करने में भी लालू बड़ी भूमिका निभा रहे थे। उनका कद दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा था। लेकिन एक बड़े घोटाले की जड़ें सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर तक जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ खुद बिहार पुलिस ने किया था। चारा घोटाले ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने अलमारी खोला तो सारे अलमारियों में नोट भरे हुए मिल रहे थे। तो इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत ऊपर के पदाधिकारियों को दी और वो दूसरे दिन अखबार की सुर्खियों में छपने लगा कि कितना बड़ा घोटाला है और जिसमें लोगों का बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट है।
और धीरे धीरे जब इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की तो ये बात खुल करके आने लगी कि इस घोटाले के तार मुख्यमंत्री आवास तक जुड़े हुए हैं। पशुपालन से लालू यादव का भूत और वर्तमान दोनों जुड़ा था। उस पर उनके भविष्य की नींव खड़ी थी। पशुपालन से लगाव इतना कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू ने इस विभाग को अपने पास ही रख लिया। अब घोटाले की सीधी आंच उन तक आ रही थी। बिहार पुलिस ने गुमला, रांची, पटना, लोहरदगा जैसे कई ट्रेजरी से फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए गलत तरीके से निकालने का मामला दर्ज किया। रातों रात सैकड़ों सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए। कई ठेकेदारों और सप्लायरों को हिरासत में ले लिया गया। विपक्षी दलों ने घोटाले की सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी। जांच की कमान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर यूएन विश्वास को सौंपी गई। यहीं से जांच से लेकर बिहार की राजनीति का रुख बदलने लगा। चारा के नाम पर घोटाला हुआ, जिसमें ये हुआ कि लोगों की स्कूटरों के जो नंबर थे उससे, मतलब गाड़ी का नंबर स्कूटर का है और उससे बताया जाता था कि यहाँ से यहाँ ये चारा पहुँच गया, यहाँ से यहाँ चारा पहुँच गया, यहाँ से यहाँ हो गया। और जब उसकी खोजबीन हुई और जब उसकी जांच हुई तो उसमें सब धीरे धीरे खुलासे हुए और वो चारा घोटाला लालू यादव के लिए उनके राजनीतिक कैरियर का अंतिम कील हुई। जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही थी, लालू की गिरफ्तारी के चांस भी बढ़ते जा रहे थे। कानून के लंबे हाथ अपनी ओर बढ़ते देखकर लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया और सबको चौंकाते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की कमान सौंप दी। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। एक घरेलू महिला जो अब तक घर की चार दीवारियों तक सीमित थी, जिन्हें सार्वजनिक जीवन का कोई अनुभव नहीं था। उनको बिहार का राजकाज संभालना था। बिहार की जमीन पर यह नया प्रयोग होने वाला था। लालू की पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, बिहार के लोग सब दंग थे। चारों ओर एक ही सवाल था, आखिर राबड़ी देवी कैसे सरकार चलाएंगी? शासन की बारीकियां नौकरशाहों के दांव पेच कैसे समझेंगी? राबड़ी देवी की सरकार भी चली, लालू प्रसाद यादव की राजनीति भी चली और जनता दल में लालू के राजनीतिक विरोधियों का भी सत्ता चक्र घूमा। 20वीं सदी के अंत तक दिल्ली की राजनीति में कितना पावरफुल हो गया पटना, ये बताएंगे हम आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरें, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।